हेलो मेरे फाउंडेशन के बच्चों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन बिहाफ ऑफ चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी। आई डिम्पल शाह वेलकम यू टू दिस शॉर्ट रिव्यू पेपर जो हम करने वाले हैं आज के सीए फाउंडेशन लॉ पेपर का। फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से प्रोविजंस डिस्कस कर लेते हैं, स्पेशली केस स्टडीज के, है कि नहीं। तो अगर इस पेपर का रिव्यू किया जाए तो इस अटेम्प्ट में कंपेरेटिवली काफी सारे डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चंस आए थे, केस स्टडी भी थे तो काफी मैनेजेबल थे। तो मेरे हिसाब से तो ये पेपर ठीक ठाक ही था, मैनेजेबल था। आपका पेपर कैसे गया कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहली बात, मिसेस प्रिया दे पे अ सम ऑफ रुपीज 10,000 टू अ मैरिज ब्यूरो टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स। ठीक है, इसमें क्या है? ओके, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देख ले एक बार, ऑफर एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सारे के सारे मीट तो हो रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ओके, और कंसिडरेशन भी है 10,000 का। सो द फर्स्ट वन विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. Secondly, Bharat agrees with John to sell his white bull. Unknown to both of the parties, the bull was dead. वो bull मरा हुआ था at the time of the agreement. अभी there was a mistake of material fact for both the parties. The subject matter in this case was not present. वो subject matter ही dead हो गया तो कौन सा agreement करेंगे दोनों? So here it would be a void contract. थर्ड वाला जो है, ऋषभ सेल्स द गुडविल फॉर हिज ऑफिस शॉप टू ओमकार फॉर रुपीज 10 लाख एंड प्रोमिसेस नॉट टू कैरी ऑन सच सिमिलर बिजनेस विद इन द लोकल लिमिट्स सो एज लॉन्ग एज ओमकार कैरीज ऑन लाइक बिजनेस। हमें पता है कि हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, पर ये एक लोकल लिमिट के अंदर है, रीजनेबल है। ओके, सो ये हो सकता है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट वाला जो है, प्रॉपर्टी वर्थ 2 लाख वाज अग्री टू बी सोल्ड फॉर 25,000 बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या वो कैपेसिटी रखता है कॉन्ट्रैक्ट करने की? No, they cannot enter into a contract, they cannot enter into an agreement, तो ये आपका void contract हो जाएगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हार्मनी फाउंडेशन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी थी, फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एरियाज, यानी कि एक सेक्शन 8 कंपनी थी। ओके, अभी इन्होंने क्या किया? फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st of March 24, they earned a profit and they transferred it to a partnership firm Messrs LMP Associates. सब्सिक्वेंटली इनके एक मेंबर थे, उन्होंने जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको एक अपॉर्चुनिटी दी ऑफ बीइंग हर्ड एंड दे डायरेक्टेड द कंपनी टू बी वोन्ड अप ऑन व्हाट ग्राउंड्स दैट द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी एंड द सेकंड वाज इट कैन नॉट ट्रांसफर एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वेदर द ग्राउंड टेकन फॉर वाइंडिंग अप इज सफिशिएंट। अभी हमें पता है कि वो सेक्शन 8 कंपनी है, वो अपने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है अपने मेंबर्स को, पर ये वाला जो है ना ग्राउंड की एक पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी, क्या वो वैलिड है? ओके, अगर आप अपने प्रोविजंस को देखेंगे ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, इधर क्लियरली मेंशन किया गया है, आपके नोट्स में भी, आपके मॉड्यूल से लिया है मैंने स्क्रीनशॉट। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी। सो इज दैट ग्राउंड राइट? नो, दैट ग्राउंड इज नॉट राइट. Is the ground that they've used the profit for some other purpose right? Yes. See, they cannot declare dividend to members and it has to use its profits only for the promotion of the objective for which it is formed. वो अपने जो भी profits है वो कहीं पर भी और use नहीं कर सकते। So उस ground पे the central government can order winding up of the company, वो ground correct है। पर section 8 company एक partnership firm member नहीं हो सकता इस company में, वो ground गलत होगा। नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। जस्टिस प्राइवेट लिमिटेड हैज 9 डायरेक्टर्स, उनका एक कोरम था, करंटली दे स्टे द कोरम ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स व्हाटएवर इज हायर। अभी उनको आर्टिकल्स को अमेंड करना है और उनको कोरम कर देना है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 4 डायरेक्टर्स व्हिचएवर इज हायर। उनको एक अमेंडमेंट करना था अपने आर्टिकल्स में। ओके, अभी आपको इधर क्लियरली दिया गया था, एडवाइज द कंपनी द प्रोसीजर फॉर इंक्लूडिंग द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, क्योंकि ये और कुछ नहीं पर एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है आपके आर्टिकल्स में। So you have to advise the company regarding the entrenchment provision, and would the advice be different if the company was a public company? ये वापस आपके direct provisions है। Okay, manner of inclusion of the entrenchment provision, यानी कि the provision of for entrenchment will only be made on the formation of the company or it can be done later by the amendment. अगर amendment कर रहे हो तो procedure private company के लिए अलग होता है, public company के लिए अलग होता है। private company के केस में एक special by all the members of the company will have to agree in case of a private company, and एक special resolution पास किया जाएगा पब्लिक कंपनी के लिए। प्राइवेट के लिए सारे के सारे मेंबर्स, क्योंकि
हमें पता है उधर एक लिमिट होती है कि भाई इतने ही मेंबर्स हो सकते हैं, 200 ही मेंबर्स हो सकते हैं, राइट. सो ऑल द मेंबर्स हैव टू अग्री, बट स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. ओके, तो ये वाला भी आपका क्वेश्चन हो गया. सो हियर ये आपका मैनर होगा ऑफ इंक्लूडिंग द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, ऑफ अमेंडिंग द आर्टिकल्स. फर्दर ये आपका एक थियरी क्वेश्चन था, वो आपके डायरेक्टली मटेरियल से ही ले सकते हैं आप. द राइट्स एंड द लायबिलिटीज, ये एक लायबिलिटी है मेंबर की एंड ये आपके राइट्स है मेंबर्स के, डायरेक्टली फ्रॉम द मॉड्यूल. थियरी क्वेश्चन पूरा पूरा है कि नहीं. नेक्स्ट वाला, MNO Limited, who is a supplier of electronic components, entered into a contract on August 1st with PQR for the sale of 1000 units of microchips. The contract specifically identified the microchip by serial numbers and confirmed that they were in a deliverable state. They were stored in this MNO Limited's warehouse. The contract stipulated that the goods would be delivered on a later date. Okay, ये identify हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था, and they were supposed to be delivered. It was in a deliverable state and it was to be delivered later on September 1st 2023. पर बीच में ही मिडवे फ्लड हो गया, सारे के सारे माइक्रोचिप्स खराब हो गए. The entire stock of microchips was destroyed, including the 1000 units which was intended for sale for PQR enterprises. अभी बताइए कि लॉस कौन सफर करेगा भाई, एंड व्हाट विल बी योर आंसर. द माइक्रोचिप्स आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय PQR enterprises. ओके, अगर हम आपके प्रोविजंस देखें, अगर हम आपके प्रोविजंस देखें, specific goods in a delivery state. Now, when there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, the property passes to the buyer when the contract is made, and it is immaterial whether the time of payment or the time of payment of the price or the time of delivery of the goods both is postponed. अगर आपने वो postpone किया भी है, then it is immaterial. Okay, because if they are in a deliverable state, the property will pass to the buyer. So the condition is goods must be ready for delivery. The goods must be ready for delivery. इस केस में the buyer's risk will be there after the property has passed. अभी इस केस में property pass हो चुकी थी MNO to PQR. So it is the buyer's risk. Who will bear the loss? The buyer will bear the loss. Your PQR enterprises will bear the loss. But what if they were not specifically identified and marked for PQR enterprises at the time of contract? इधर आपका सेलर बेयर करेगा रिस्क को. द सेलर्स रिस्क विल बी देयर अंटिल द प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर. दैट इज व्हाई उस केस में जब ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं थे, द रिस्क विल बी ऑफ द MNO लिमिटेड. अगर PQR के साथ ट्रांसफर नहीं किया होता प्रॉपर्टी, MNO लिमिटेड वुड हैव बीन द पर्सन हु वुड हैव बीन एट लॉस. ओके, अभी नेक्स्ट, A purchases a motorcycle from B and uses it for some time. But it turns out the motorcycle which had sold by B to A was a stolen one and it had to be returned to the rightful owner. A brings action against B for the return of price. Will he succeed? Will he succeed? Answer आपका इधर है. Sale of a person who is not a owner at all. Okay, जब उसने बाइक बेची, वो खुद ओनर नहीं था, उसने खुद इधर से चोरी किया था, इधर बेच दिया था. वो बस एक मिडलमैन था. He was himself not a seller. So the seller can sell only such goods of which he is the absolute owner. But sometimes a person may sell goods of which he is not owner. Then what is the position of the buyer? The transfer of title is that the seller cannot transfer better title to the buyer of the goods than himself. अभी ये देखिए, इधर आपके मॉड्यूल में एक एग्जाम्पल भी था. If A sells some stolen goods to B who buys them in good faith, then B will get no title to that and the true owner has a right to get back his goods from B. True owner will get the right. द ओनर जो ये चोरी वाली बाइक राइटफुल ओनर लेके गया है, वो करेक्ट होगा. नाउ A brings action against B for the return of price. Can he do it? Yes, he will succeed, क्योंकि उसने उसको चोरी के वो गुड्स बेचे थे, उसको पता भी नहीं था कि वो चोरी किया हुआ सामान. ओके, ये अगेन आपका थियरी क्वेश्चन. लेट्स नॉट गेट इनटू इट. नेक्स्ट, ध्यानायन भारती who are newly qualified chartered accountants wish to form a LLP to provide their professional services. They seek information about the provisions of LLP, specifically regarding the incorporation document. Incorporation document के बारे में आपको इन डिटेल लिख के आना था, है कि नहीं. ये देखिए आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में. ओके, उसका स्क्रीनशॉट नहीं दिया है. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, additionally they want to know whether the statement filed along with the incorporation serves as a sufficient evidence that all the legal requirements have been met. So वो आपके मॉड्यूल में क्लियरली दिखाया गया है. द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड
as sufficient evidence that the requirement imposed by clause A of that subsection has been complied with. So वो आपका जो ये सेकंड पार्ट था कि स्टेटमेंट क्या वो एक सफिशिएंट एविडेंस माना जाएगा, हाँ वो एक सफिशिएंट एविडेंस माना जाएगा. इधर आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स का डिटेल लिख के आना था. ये ब्रीफ कंटेंट्स ऑफ एओए उसका भी एक स्क्रीनशॉट था मेरे पास. ये देखिए आपका पूरा कंटेंट्स एंड मॉडल्स ऑफ एओए आराम से इन डिटेल विस्तार में दिया गया आपके मॉड्यूल में, यही आपको लिख के आना था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. PQR are partners in construction firm, PQR associates. P buys cement on behalf of the firm from D. Cement is used in the ordinary course of business usually. Okay, वो एक कंस्ट्रक्शन फर्म है तो सीमेंट तो यूज होती है, तो डी ने दे दिया कि हाँ ठीक है बिजनेस है ये इनका, पर P uses सीमेंट फॉर द पर्सनल पर्पसेस. फिर डी जिसको ये पता ही नहीं कि पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है, he claims a price on the firm. The firm refuses to pay the price on the ground that the cement was never received by it. Whether the firm's contention is tenable? नहीं भाई, अगर वो फर्म के लिए भी यूज नहीं हुआ, it is taken by a partner, okay, on behalf of the firm, then the firm will be liable. हमें पता है that the partners are agents of the firm. So in that case the firm's contention is not tenable. They will have to pay the price of the cement. What would be a answer if part of the cement was delivered to the firm by him and the rest was used for his personal uses? फिर भी the firm will only have to pay the money. The firm is only liable. Next, extract of major shareholders holding paid up share capital in Rural Development Fincorp Limited are as follows. Central government, state of Maharashtra, state of Tamil Nadu, इनका टोटल किया तो 51 एक्सीड हो जाता है कि नहीं? Whether the company would be considered a public financial institution under the provisions and explain in brief about the various institutions regarded as PFIs under the Companies Act 2013. Okay, अगर हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ब्रेकअप देखेंगे, ओके, इन डिटेल एज पर कंपनीज एक्ट ये मेंशन किया गया है. द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर रिगार्डेड एज PFIs, दैट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर. फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज वेदर दिस कंपनी रूरल डेवलपमेंट फिनकॉर्प लिमिटेड इज अ PFI. ओके, ये देखिए कंडीशंस क्या है फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी नोटिफाइड एज PFI. It has been established or constituted by or under any central act or, okay, और and वाला condition नहीं है, और लिखा है, or not less than 51% of paid up share capital is held or controlled by the central government, state government, partly by state, partly by central, or partly by one or more states, irrespective. इधर 51 क्रॉस हो गया, हो गई वो PFI. एंड ये थे आपके बाकी के institutions which are regarded as PFI जो आपको लिख के आने थे. सिंपल. नेक्स्ट, जल्दी आगे बढ़ते हैं. फोर्थ वाला, ABC jointly promised to pay D, A, B and C jointly promised to pay D a sum of rupees 6,000. Can D compel any of the three parties A, B and C to pay him 6,000? ये देखिए भाई, मैंने आपके मॉड्यूल से ही क्वेश्चन उठाया. Okay, when two or more persons make a joint promise, the promise may, in the absence of an express agreement, compel any one or more such joint promises to perform the whole of the promise. Right? ये हो गया आपका आंसर. सो कैन डी कंपेल एनी वन ऑफ देम? यस, ही कैन कंपेल एनी ऑफ द थ्री पार्टीज टू पे द सम. सी इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट टू डी. कैन ही रिकवर एनीथिंग फ्रॉम ए एंड बी व्हेन बोथ ऑफ देम आर सॉल्वेंट्स? यस, बट ही कैन रिकवर फ्रॉम देम, बट द सेकंड केस इज ए इज नॉट इन द पोजीशन टू पे एनीथिंग, देन ही विल रिकवर इट फ्रॉम बी. जो वो 6,000 पे करेगा वो बैलेंस वो बी से रिकवर कर लेगा इफ ए इज नॉट इन द पोजीशन टू पे एनीथिंग. ये वापस आपके थियरी क्वेश्चंस हो गए. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे. 5A फर्स्ट वाला, द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पुणे placed, now they are the buyers, they placed an order for chemicals worth rupees 1,50,000. The buyer made the full advance payment and the seller dispatched the consignment via courier of his own choice without reserving any right to disposal over the goods. Consignment was lost in the transit and now the buyer wants a refund of the purchase price. क्या ये हो सकता है? अरे भाई देख लेते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से. ओके, आई एम सॉरी, योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से. Now, when in pursuance of the contract, the seller delivers the goods to the buyer or to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer. When the seller delivers the good to the buyer or through a carrier who will then transmit it to the buyer, and he does not reserve the right of disposal, then he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract. इधर आपका एक एग्जाम्पल भी था which is similar to the case study. देखिए, M places an order for a book with a bookseller in Mumbai. He asked him to send the book by courier.
Payment was to be made later by check. The seller sends the book by courier. Book is lost in the way. The seller wants the buyer to bear the loss. According to section 23 subsection 2, it is an unconditional appropriation of goods because of which buyer M has become the owner of the goods and therefore he will bear the risk. Similar case में यहाँ पर आपका जो buyer है Institute of Science Pune will bear the loss and the refund वाला जो part है he cannot seek refund of the purchase price. Okay, the claim for refund is not tenable, वो नहीं होगा. Further, Adarsh visited an authorized car showroom and he purchased a car of his choice without conducting a detailed inspection. After making the payment and taking the delivery of the car, he discovered a defect in the engine that could not have been detected even with a reasonable inspection. With reference to the provisions of Sales of Goods Act, whether Adarsh can evoke the implied condition of merchantability and repudiate the contract, हमें पता है कि implied conditions भी कुछ होता है. हमें पता है कि implied conditions भी कुछ होता है. ये देखिए, condition as to title, sale by sample, condition as to quality of fitness, as to wholesomeness, condition as to merchantability. ओके, ये देखिए क्लियरली लिखा गया implied condition. yes, ये implied condition गिना जाएगा as per your Sale of Goods Act. so वो थोड़ी ना अभी इंजन टेस्ट करने बैठेगा, implied condition है ये. so he can evoke it and he can repudiate the contract. he can repudiate the contract. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये आपके वापस थियोरी क्वेश्चंस हो गए. जैसे कि मैंने कहा काफी सारे थियोरी क्वेश्चंस थे एंड इवन द केस स्टडीज बहुत सारा एप्लीकेशन नहीं था इनमें, है कि नहीं. 6A फर्स्ट वाला, अंजलि परचेज वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वर्थ 15,000 ड्यूरिंग द लास्ट वीक फ्रॉम सुशील अ शॉपकीपर ऑन क्रेडिट ऑफ 1 month. On credit of 1 month. After a fortnight, she makes out a blank promissory note, signed it to Sushil. Sushil ने further दिए to Manish. Manish becomes who? Holder in due course. He filled up 17,000. Okay, he filled up 17,000. But Anjali refused to pay कि मेरा से 15,000 था, तूने 17,000 भरा कैसे? It is to be noted that the amount of 17,000 is covered by the stamp affixed on it. It is covered by the stamp affixed on it. Is Anjali liable to honor the promissory note to Manish for 70,000? Yes, क्योंकि वो stamped है. Okay, and the last one, क्योंकि इसके बाद भी theory questions ही है, तो last वाला, Priya, who is a small business owner, receives a bill of exchange from a customer Sanjay, due for 15th October. 12 अक्टूबर को वो जाती है, वो प्रेजेंट कर देती है फॉर पेमेंट एट संजय's ऑफिस ड्यूरिंग रेगुलर बिजनेस आवर्स. बट संजय इज नॉट प्रेजेंट. She leaves it with Sanjay's assistant, requesting to be presented to Sanjay for payment when he returns. However, the assistant forgot to give the bill and Sanjay does not make the payment by the due date and the bill is dishonored. Whether Priya's presentation of bill of exchange to Sanjay's assistant is valid under law. Okay, ये देखिए, जब भी हम provisions देखते हैं, a bill of exchange payable after sight must be presented to the drawee thereof for the acceptance by a person entitled to demand acceptance within a reasonable time and in business hours on a business day. अभी ड्रॉई था नहीं, उसने संजय के असिस्टेंट को दे दिया. आप ऐसे ही किसी को तो नहीं दे सकते. कल उठ के मैं भी आ जाती हूँ, मैं थी संजय की असिस्टेंट, आप मुझे दे दो. ओके, आप सिर्फ या तो ड्रॉई को दे दो या तो उसका ऑथराइज एजेंट जो होगा उसको दे सकते हो, किसी को भी नहीं दे सकते. इधर कुछ आपको बोला नहीं गया कि वो असिस्टेंट ऑथराइज्ड है क्या है वगैरह, राइट. सो दस Priya's presentation of the bill is invalid. She should have given it either to Sanjay or to Sanjay's authorized agent. Here the question is silent whether Sanjay's assistant is the authorized agent and thus the presentation is not valid. ये था आपके लॉ पेपर का शॉर्ट रिव्यू. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अदर पेपर्स. अभी लॉ जैसे भी आप लिख के आ गए, इट्स ओके. अभी ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है कि क्या हुआ क्या नहीं, मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने वैसे नहीं लिखा. डोंट वरी, बाकी पेपर्स पे फोकस करो. और 2 पेपर्स बचे हैं, इट विल गो ऑल गुड. ऑल द बेस्ट.